गुड मॉर्निंग सबको। हाँ भाई, आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 3 का लास्ट पार्ट, ठीक है ना। लास्ट जो अपना चल रहा है, 3 बार हम पढ़ चुके हैं इसको, 3 पार्ट इसके हो चुके हैं, तो ये चौथा पार्ट अपना। यहां से पढ़ेंगे आज अपन। ओह माय गॉड, गुड गुड। यहां से शायद पढ़ लिया था ना, और धुआंधार बारिश। यहां से ठीक है। आगे है कि शूटिंग की दृष्टि से गोपाल गांव की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। ठीक है, यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि जब हम पहले गोपाल गांव गए थे उससे ज्यादा अच्छा हमें बोडाल गांव लगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो मतलब इसके निर्देशक को, फिल्म के निर्देशक को जो जो चीजें चाहिए थी वो सारी इनको यहाँ पर मिल गई। तो शूटिंग के लिए इनका जो स्थान था बहुत उपयुक्त था, जिसमें कि मतलब इनकी पूरी आराम से शूटिंग हो सकती थी। तो वो कहा, उन्होंने निश्चित क्या किया कि हमें इस बोडाल गांव में ही बाकी बच्चे जो हमारे सीन रह गए हैं उनको यहीं पर हमें शूट करना है। ठीक है, तो अप्पू दुर्गा का घर, यहाँ पर क्या था, अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर मतलब तालाब, ठीक है, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, है ना, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। मतलब जो जो उनको फिल्म की शूटिंग के लिए जो जो चीजें चाहिए थी वो सब उनको बोडाल गांव में या फिर जस्ट उसके आसपास में उनको मिल गई। तो इनको मतलब बहुत दूर तक इन सारे दृश्यों के लिए घूमना नहीं पड़ा। ठीक है, सारी चीजें इनको एक जगह ही मिल गई। फिर आगे क्या था, अब उस गांव में बिजली आ गई है। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि अब तो उस गांव में क्या है, बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं, ये सब अब बन गए हैं। लेकिन जब लेखक ने उस गांव में शूटिंग की थी उस जमाने में ये सब नहीं था। क्या नहीं था, बिजली नहीं थी, और दूसरा क्या नहीं था, पक्के घर नहीं थे। मतलब घर जो थे कच्चे थे, मिट्टी से, चूने से, पत्थरों से बने हुए थे। आगे कह रहा है कि उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, यानी कि बोडाल गांव में इनको शूटिंग करने के लिए बहुत बार जाना पड़ा, और बहुत बार ऐसा समय भी आया कि उनको वहीं पर रहना भी पड़ा। इसलिए वहां के लोगों से भी हमारा अच्छा परिचय हो गया। मतलब जब हम एक ही जगह बार बार जाते हैं, वहां पर रुकते हैं, तो वहां के जो लोग हैं उनसे हमारा व्यवहार भी अच्छा हो जाता है। हम सबके बारे में जान भी जाते हैं, समझ भी जाते हैं कि कौन कैसा है। फिर आगे कह रहे हैं कि उन लोगों में एक बहुत ही अद्भुत सज्जन थे। ठीक है, बहुत ही स्पेशल व्यक्ति थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। ठीक है, उन अद्भुत सज्जन का नाम क्या था, सुबोध था, लेकिन सब उनको सुबोध दा कहकर लगाते थे। दा किस लिए, सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए। फिर थे कि वे 60-65 साल के थे। ठीक है, उन सुबोध दा की उम्र क्या थी, 60-65 साल थी। उनका माथा क्या था, गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। उनकी विचित्रता क्या थी, उनमें जो विशेषता थी वो क्या थी कि एक तो वो अकेले रहते थे, झोपड़े में रहते थे, लेकिन क्या था कि वो दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाते और अकेले ही कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते थे। ठीक है, मतलब खुद से ही बातें करते रहते थे। फिर क्या था, हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। जब उनको पता चला कि यहाँ पर निर्देशक आए हैं, उनकी सारी टीम आई है और ये टीम जो है इस गांव में शूटिंग करेगी, ठीक है, ये जानकर उनको गुस्सा आ गया। ठीक है, वो थोड़े क्रोधित हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमें देखने पर वे चिल्लाते, और जब भी हम उनको नजर आते, हमें देखते, तो वो क्या बोलते जोर जोर से कि फिल्म वाले आए हैं। ठीक है, मारो उनको लाठियों से। क्या चिल्लाते वो कि फिल्म वाले आए हैं और उनको लाठियों से मारो।
जब लेखक को ये सब कुछ अजीब लगा, उसकी टीम को ये सब अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमको यहाँ पर नुकसान तो करने आए नहीं है, लेकिन इस बारे में जब उन्होंने आसपास के लोगों से बातचीत की, पूछताछ की, तो क्या हुआ, वहां के जो आसपास के लोग थे उन्होंने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार थे। ठीक है, मतलब थोड़े से वो मानसिक रूप से बीमार थे, थोड़े पागल थे। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ, लेकिन जब वो बार बार आ गए दोनों का, उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, ठीक है, उनकी भावनाओं को समझा, तो वे क्या करते, उनसे अच्छा परिचय हो गया और वो उन लोगों को पसंद भी करने लगे। फिर वो क्या करते, हमें पास बुलाते और दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोक गीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। उनको पास बुलाते, वायलिन बजाते और जो लोक गीत होते हैं, गांव के गीत होते हैं, वो सब पर उनको धुन बजा बजा के सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, क्या बोलते, वो साइकिल पे जा रहा है आदमी, देख रहे हो ना, वो कौन है जानते हो, वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी, पक्का दुष्ट है। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मत के अनुसार दुष्ट थे और उनके दुश्मन थे। ठीक है, ये जो चारों चीज आई है, 1, 2, 3 और ये अब्दुल गफ्फार खान 4, इसी बुक में नीचे दे रखा आपका कि ये कौन कौन थे। ठीक है, हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। जिस घर में वो शूटिंग करते थे उसके पास में एक धोबी था, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वो भी थोड़ा अजीब था, उसके कारण भी कई बार फिल्म की शूटिंग करते समय इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। वो भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। जब भी उसकी मर्जी आती तभी वो बिल्कुल भाइयों और बहनों करके संबोधित करते हुए किसी भी राजकीय मुद्दे, सरकारी मुद्दे पर कुछ ना कुछ बोलता रहता था, चाहे उस समय उसकी शूटिंग ही क्यों ना चल रही होती हो। ठीक है, इनको परेशानी क्या आती थी, शूटिंग चल रही होती, साउंड उनको दूसरे चाहिए, बीच बीच में धोबी की आवाज आती थी। इस कारण क्या था, इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। फिर क्या था, फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी। वो कह रहा था कि जब हमारी टीम की कोई शूटिंग नहीं होती थी, हम खाली बैठे रहते थे, तब चाहे वो धोबी भाषण दे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शूटिंग के दौरान जब वो भाषण देने लग जाता था तो हमारे साउंड सिस्टम में क्या होती थी, प्रॉब्लम होती रहती थी, 2 आवाजें साथ में मिक्स होती थी। फिर आगे कह रहे हैं कि लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिर दर्द बन जाता। जब उनके सामने ये समस्या आई लेखक के सामने, तो उन्होंने क्या किया, उसके रिश्तेदारों से बातचीत की और उनसे प्रार्थना की कि इसको कैसे भी समझा बुझा कर हमारी शूटिंग के दौरान बोलने से रोको। तो रिश्तेदार अच्छे थे, उन्होंने उनकी मदद की, लेखक की मदद की और फिर उनकी शूटिंग आराम से चली। यदि वो रिश्तेदार लेखक की मदद नहीं करते तो वो धोबी वास्तव में उनके लिए एक सिरदर्द बन जाता, बहुत बड़ी समस्या बन जाता। ठीक है, जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम, देखो यहाँ पर ये सब दे रखा है। रूजवेल्ट कौन है, ये 1882-1945 तक रहे। पूरा नाम इनका फ्रैंकलिन डिनालो रूजवेल्ट था। ये अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्होंने 1933 से 1945 तक शासन किया। इन्हें एक FDR भी कहा जाता है और इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। ठीक है, चर्चिल जो थे वो क्या थे, 1874 से 1965 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हिटलर ये 1889 से 1945 तक रहे, जर्मनी के तानाशाह चांसलर थे 1933-45 तक तथा नाजी पार्टी के लीडर भी थे। अब्दुल गफ्फार खान 1890 से 1988 तक रहे। ये पख्तूनों मतलब अफगानी जो थे उनके नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं ये कि
जिस घर में मतलब शूटिंग करते थे वहां पर क्या था, उनको वो जो मकान था बिल्कुल ध्वस्त अवस्था में, मतलब बिल्कुल टूटी फूटी सी अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर किराए पर लिया था। ठीक है, उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लग गया। पहले क्या किया, उस घर को शूटिंग के लिए रेडी करना था, तो पहले क्या लेखक को उसकी मरम्मत करवानी पड़ी और उस मरम्मत में उसको 1 महीना लग गया। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वो हमने फिल्म में नहीं दिखाए। ठीक है, उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे, जो मतलब साउंड रिकॉर्ड करते थे। वो एक कमरे में पूरे साउंड सिस्टम के साथ बैठते थे और उनका नाम भूपेन बाबू था। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे। ठीक है, शूटिंग के वक्त वो दिखाई नहीं देते थे, वो कमरे में थे, फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे, लेकिन उस कमरे से बाहर तक उनकी आवाज आ जाती थी। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना। जब भी शॉट पूरा होता तो साउंड की जांच करने के लिए निर्देशक जो लेखक थे सत्यजीत राय, वो भूपेन बाबू से पूछते कि साउंड ठीक है या नहीं। वो फिर जवाब हाँ या ना में दे देते। हाँ में देते तो ठीक होता, ना में देते तो दोबारा उसकी साउंड रिकॉर्ड की जाती। भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया। जब उनका एक सीन का शॉट पूरा हो गया, लेकिन और उन्होंने साउंड के बारे में भूपेन बाबू से सवाल किया कि सही है या नहीं। फिर क्या हुआ, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। हमेशा तो वो हाँ या ना में जवाब देते थे, लेकिन इस बार उनका ना तो हाँ में जवाब आया ना में जवाब आया। फिर एक बार पूछा, हो सकता है उनको सुनाई ना दिया हो, भूपेन बाबू साउंड ठीक है या नहीं। इस बार भी जवाब ना आने पर, जब इस बार दोबारा पूछने पर भी उनका जवाब नहीं आया, तो मैं उनके कमरे में गया। लेखकों को शक हुआ और वो कमरे में गए। ठीक है, कमरे में गए तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। ठीक है, जब लेखक जो उनको चेक करने गया कि भाई साउंड की आवाज इस बार नहीं आई है, हाँ या ना का जवाब नहीं आया है, 2 बार पूछ लिया 2 बार ही नहीं आया, तो चेक करने के लिए वो कमरे में गए। कमरे में क्या देखता है, एक बहुत बड़ा सारा सांप था जो खिड़की से नीचे की ओर उतर रहा था। वो सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे, बिल्कुल डर गए थे और उनकी आवाज गायब हो गई, उनकी बोलती बंद हो गई। उनको लगा कि कहीं मैं बोलूंगा हाँ या ना तो कहीं जो सांप था वो सुनकर कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए या काट ना ले या इधर उधर ना भागे। डर के मारे उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप रहे। ठीक है, वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। जब वो वहां पर आए थे तो कुछ दिनों के बाद उनको वहां पर वो सांप दिखाई दिया। उसे मार डालने की उनकी जो फिल्म की टीम थी वो चाहते थे कि हम इस सांप को मार डालें, ताकि बाद में हमें इससे कोई डिस्टरबेंस या कोई परेशानी का सामना हमें ना करना पड़े। इसकी इच्छा थी, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग थे, जो वहां पर जो रहने वाले लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको मना कर दिया। ठीक है, इस कारण वो उनको मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां पर रह रहा था। जो सर्प उनको दिखाई दिया था वो क्या था, वास्तु सर्प था। वास्तु सर्प के बारे में कहा जाता है कि इनको पीतर या पूर्वज भी कहते हैं। ठीक है, और जब हम किसी भी मकान बनाते हैं तो उसकी नींव में हम सर्प डालते हैं। ठीक है ना, सर्प क्यों डालते हैं, ताकि वो हमारे मकान की रक्षा कर सके। तो वहां के स्थानीय लोगों को क्या मानना था कि ये जो है कभी कभी दिखाई देता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसे मतलब घर का रक्षक माना जाता है। ठीक है, इस कारण से क्या किया, उन्होंने स्थानीय जो लोग थे उन्होंने उस सर्प को मारने से मना कर दिया। उनको था कि वास्तु सर्प है, ठीक है, इस मकान का रक्षक है, जो कभी कभी दिखाई देता है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को हानि नहीं पहुंचाता। और फिर सारा सब कुछ करके लेखक की ये पथेर पांचाली फिल्म पूरी बनी और पूरी बनने के बाद बहुत चली, बहुत ज्यादा फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई, सब लोगों को बहुत अच्छी लगी। यानी कि इतनी पैसे की कमी होने के बावजूद, फुर्सत में काम करने के बावजूद
ठीक है ना। उनको मतलब कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था सत्यजीत राय को, लेकिन सारा काम क्या था, अपनी इच्छा अनुसार, मतलब जो सोचता है निर्देशक वो ही सीन जो है वो अपने फिल्म में फिल्माना चाहता है। उसके लिए चाहे उनको परेशानी का सामना करना पड़े, चाहे लंबा इंतजार करना पड़े, ठीक है ना, वो करता है, लेकिन फिल्म को अच्छी से अच्छी बनाने की पूरी कोशिश करता है। और इनकी जो कोशिश थी वो कामयाब हुई, और जो पथेर पांचाली फिल्म है वो सुपर हिट हुई। ठीक है, चैप्टर सबके समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नए बच्चों को? ठीक है। नो मैम। अच्छा, तो यहाँ पर एक तो ये बताओ कि लेखक को किन किन चीजों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, बताओ। मैम काश फूलों के जब मैदान में जब सारे फूल चले गए थे, वो जानवरों ने खा लिए थे, तो उन्होंने अगले साल किया था हाँ उसका बिल्कुल ठीक। सारा। और एक और आया है बारिश। बारिश, एक उनको करना पड़ा बारिश का इंतजार। ठीक है। अच्छा, बारिश के महीने में लेखक शूटिंग क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पैसे मैम की उनके कमी थी। पास पैसे नहीं थे और अक्टूबर का भी महीना था। इस ठीक, इसलिए उनको शरद ऋतु में, मतलब जब पैसे आए तब शरद ऋतु आ गई थी, और शरद ऋतु के कारण उनको बारिश का इंतजार करना पड़ा। ठीक है। इस पाठ में दो ऐसे विचित्र व्यक्तियों के नाम आए हैं, उन दो के नाम भी बताओ और उनकी विशेषता भी बताओ। बताओ। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, क्वेश्चन ये है कि जो ये चैप्टर है पथेर पांचाली, इसमें दो ऐसे अजीब व्यक्तियों के नाम आए हैं जिनके कारण लेखक को परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है, उन दो व्यक्तियों के नाम बताओ और उनकी विशेषता बताओ कि क्या थी उनमें ऐसी विशेषता। मैम सुबोधा और मैम एक और एक धोबी। दीदी। धोबी, हाँ। क्या सुबोधा से क्या उनका सुबोधा का व्यक्तित्व कैसा था? मैम जब ये वहाँ गांव में गए थे, तो वह मतलब उनको देख के चिल्लाने लगा कि शूटिंग वाले आ गए, इनको मारिए, तो हाँ, इसलिए। एक तो और ये धोबी वाले थे वे इसलिए परेशान थे क्योंकि वह जब उसका मन करता तभी वह उनसे बातें करने लग जाता था शूटिंग के वक्त, इसलिए वह परेशान थे उससे। इसलिए वो परेशानी का। अच्छा, उस धोबी के भाषण देने से लेखक को क्या परेशानी थी? मैम क्योंकि वो तभी देते क्योंकि थे वह जब वो शूटिंग करते थे। हाँ, क्योंकि वो उनकी जो जो धोबी कभी भी, मतलब ये भाइयों और बहनों के किसी भी कौन से मुद्दे पर भाषण देता था धोबी? राजकीय मुद्दे पर। राजकीय मुद्दे पर। ठीक है, तो क्या होता, जब भी वो भाषण देने लगता था तो वहां पर क्या थी, जो ये लेखक थे उनके फिल्म की साउंड प्रभावित होती थी। ठीक है, जो आवाज थी वो प्रभावित होती थी, इसलिए उनको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। धोबी ने कब भाषण रोक दिया जिससे बाद में उनकी परेशानी खत्म हो गई लेखक की? उसकी घर वालों ने उसे समझाया। उसके रिश्तेदारों ने उसको समझा दिया था। ओके ठीक है, अब अपना कल अपन कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4। ठीक है, फिर नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। ओके, सबको बाय, टाटा। थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय बेटा।